नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तीय किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दो छात्रों। महत्तम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे समापवर्तक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तीय लिखा हुआ है, न कि समापवर्तक लिखा हुआ है। तो इसमें हम डिफरेंस अभी देखेंगे। तो महत्तम का अर्थ क्या होता है? महत्तम का अर्थ होता है, पहले तो ये जान लेते हैं, हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं कि आखिर महत्तम समापवर्तक होता क्या है, उसके बाद हम परिभाषा जानेंगे। तो महत्तम का अर्थ क्या होता है? महत्तम का अर्थ होता है यहाँ पे जो बड़ा, सबसे बड़ा, इसका अर्थ होता है सबसे बड़ा। यानी कि महत्तम समापवर्तक का अर्थ होता है हाईएस्ट। यहाँ पे क्या होता है? हाईएस्ट। इसके बाद जो समापवर्तक का क्या होता है अर्थ, वो हम बता देते हैं। समापवर्तक का अर्थ होता है, एक प्रकार से हम इसको बोला जाता है सार्वगुणनखंड। क्या बोला जाता है? समापवर्तक का अर्थ क्या होता है? सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड यानी कि एक प्रकार से उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं। समापवर्तक का अर्थ ये होता है सबसे बड़ा गुणनखंड बोल सकते हैं, या कॉमन फैक्टर है ना। यहाँ पे लिख रखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिख रखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा गुणनखंड। इसका सीधा सा अर्थ है सबसे बड़ा गुणनखंड। हमको वो ही हमारा क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक कहलाता है। सबसे बड़ा गुणनखंड ही हमारा क्या कहलाएगा? जो है महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। तो ये हमने लिख लिया हाईएस्ट क्या है? समापवर्तक, यानी कि सार्वगुणनखंड। इसको जो शॉर्ट फॉर्म में HCF भी लिखा जाता है, महत्तम समापवर्तक को यहाँ पे लिख लेते हैं HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होता है छात्रों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी प्रकार महत्तम समापवर्तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे जो महत्तम का अर्थ क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। इसका अर्थ होता है हाईएस्ट, और समापवर्तक का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे जो सार्वगुणनखंड या उभयनिष्ठ जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यहाँ पे सार्वगुणनखंड क्या होता है? सार्वगुणनखंड हम जो पिछले वीडियो में हमने आपको अच्छे से बताया था कि सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज क्या होता है, वो आप वीडियो जरूर देखें। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सार्वगुणनखंड क्या होता है? सार्वगुणनखंड यानी कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड, उसको ही क्या बोला जाता है? सार्वगुणनखंड बोला जाता है। तो यहाँ पे जो सार्व का अर्थ होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सार्व का अर्थ होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। हमने यहाँ पे लिख रखा है कॉमन। और गुणनखंड का अर्थ होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं गुणनखंड। गुणनखंड का अर्थ होता है फैक्टर। क्या होता है अर्थ? फैक्टर। तो यहाँ पे सीधा सा अर्थ है, समापवर्तक को इंग्लिश जो और हम सरलता से बोले तो सार्वगुणनखंड बोला जाता है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो सार्व का अर्थ होता है यहाँ पे कॉमन, और गुणनखंड का अर्थ होता है फैक्टर। तो आप यहाँ पे देख लो, कॉमन फैक्टर आ रहा है, यानी कि समापवर्तक को इस प्रकार इतने तरीके से बोला जाता है। महत्तम तो आपको समझ में आ गया होगा, सबसे बड़ा यानी कि हाईएस्ट, लेकिन कॉमन फैक्टर ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो समापवर्तक है उसको बोला जाता है सार्वगुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड। सार्व का अर्थ होता है, इस सार्व का अर्थ होता है कॉमन, और ये गुणनखंड का अर्थ होता है, यहाँ पे गुणनखंड का अर्थ होता है फैक्टर, है ना। अब एक और नाम से यहाँ पे जाना जाता है, यहाँ पे जो महत्तम समापवर्तक को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? महत्तम सार्वभाजक। महत्तम सार्वभाजक। तो महत्तम सार्वभाजक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हम जानते हैं महत्तम को इंग्लिश में क्या बोला जाता है?
हाईएस्ट, तो हाईएस्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि सबसे बड़ी या सबसे ऊंची बोल सकते हैं, ऊंची संख्या है ना, तो हम इसको ग्रेटेस्ट भी बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट। और सार्व का मतलब तो हमने लिख लिया है, सार्व का मतलब क्या होता है, कॉमन। और भाजक का अर्थ क्या होता है, डिवीजर, क्या होता है, डिवीजर। तो महत्तम सार्वभाजक भी बोला जाता है एक प्रकार से महत्तम समापवर्तक को, क्या बोला जाता है छात्रों, ये आप अच्छे से समझ लें, महत्तम सार्वभाजक जो है वो महत्तम समापवर्तक ही है। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसको क्या लिखा जाता है, जी सी और डी, इसको जी सी डी भी बोला जाता है महत्तम सार्वभाजक को। तो इसी प्रकार महत्तम समापवर्तक ही क्या है, महत्तम सार्वभाजक, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अब जो है महत्तम समापवर्तक को क्या बोला जाता है, सार्वगुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड। यह आपको अच्छे से, जो अब हम परिभाषा लिखेंगे उसमें आपको क्या है ये अच्छे से समझ जो है ये समझ में आना जरूरी है, तभी आप जो है परिभाषा के अनुसार जो है महत्तम समापवर्तक को अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए जो मैंने अभी ये बताया आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर ले या इसको अच्छे से समझ ले, ताकि आपको जो महत्तम समापवर्तक की जो परिभाषा है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम जानते हैं महत्तम का अर्थ होता है सबसे बड़ा और समापवर्तक का अर्थ होता है सार्वगुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि कॉमन निकलता है जो फैक्टर उसको उभयनिष्ठ गुणनखंड बोला जाता है। अब छात्रों हम जो लघुत्तम समापवर्तीय पे आ जाते हैं, लघुत्तम समापवर्तीय। लघुत्तम का अर्थ क्या होता है, लघुत्तम का अर्थ होता है यहाँ पे लोवेस्ट, यानी कि सबसे छोटी या सबसे न्यूनतम। कॉमन का अर्थ तो हमको पता है, कॉमन यानी कि सार्व है ना, सार्व गुणज, एक प्रकार से यहाँ पे समापवर्तीय, इसका जो हम यहाँ पे बताएंगे लघुत्तम, लघुत्तम, और यहाँ पे है समापवर्तीय। तो लघुत्तम का अर्थ क्या होता है, सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटा, या इंग्लिश में बोला जाता है इसको लोवेस्ट। ये हमने लिख लिया। यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखा है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का अर्थ होता है गुणा, कॉमन का अर्थ होता है सार्व, सार्व है ना। तो समापवर्तीय को क्या बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सार्वगुणज। क्या बोला जाता है, सार्वगुणज, यानी कि कॉमन मल्टीपल। सार्व का अर्थ क्या होता है, कॉमन, और गुणज का अर्थ क्या होता है, मल्टीपल। ठीक है। तो लघुत्तम का अर्थ होता है सबसे छोटा, जो है सार्वगुणज बोल सकते हैं। परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, सबसे छोटा सार्वगुणज ही क्या कहलाता है, लघुत्तम समापवर्तीय। और इधर क्या परिभाषा बन जाएगी, सबसे बड़ा सार्वगुणज ही क्या, सार्वगुणनखंड ही क्या कहलाएगा, सार्वगुणनखंड ही क्या कहलाएगा, महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है, लघुत्तम को क्या बोला जाता है, सबसे छोटा, और सार्वगुणज जो है समापवर्तीय को क्या बोला जाता है, सार्वगुणज, यानी कि कॉमन मल्टीपल। इसको जो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, एलसीएम, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको क्या बोला जाता है, एलसीएम। तो ये आपको अच्छे से समझना होगा कि महत्तम समापवर्तक को क्या बोला जाता है, एचसीएफ, और जो लघुत्तम समापवर्तीय को क्या बोला जाता है, एलसीएम। अधिकतर छात्र क्या पढ़ते हैं, महत्तम समापवर्तक पढ़ते हैं और लघुत्तम समापवर्तक पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा हमको नहीं पढ़ना है, हमको महत्तम समापवर्तक पढ़ना है और ये हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तीय। यहाँ पे समापवर्तीय का बहुत बड़ा अंतर आ जाता है और यहाँ पे समापवर्तक का बहुत बड़ा अंतर आ जाता है ना। तो समापवर्तक का अर्थ क्या होता है, सार्वगुणनखंड होता है, और समापवर्तीय का अर्थ होता है सार्वगुणज होता है। तो सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज आपको अच्छे से समझना होगा। तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज किसे कहते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको समझा दूंगा कि सार्वगुणनखंड क्या होते हैं, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड को ही सार्वगुणनखंड बोला जाता है, और सार्वगुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल किसे कहते हैं वो भी हम आप इस वीडियो में जानेंगे। तो अब हम जो परिभाषा लिख लेते हैं, परिभाषा क्या कहती है, सबसे पहले महत्तम समापवर्तक की लिखते हैं, फिर लघुत्तम समापवर्तक की परिभाषा लिखते हैं। तो हम जो परिभाषा लिख लेते हैं यहाँ पे,
महत्तम समापवर्तक की दो या दो से अधिक, परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। तो ये महत्तम समापवर्तक की परिभाषा है, दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं का यहाँ पे आपको सार्वगुणनखंड जो है वो अच्छे से समझना होगा। सार्वगुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। तो यहाँ पे जो परिभाषा हमने लिख ली, इसी प्रकार हम जो लघुत्तम समापवर्त्य की परिभाषा लिखते हैं। यहाँ पे जो है दो या दो से अधिक, यही जो परिभाषा के अनुसार हम लिखेंगे, दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सार्वगुणनखंड आएगा, गुणनखंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो आ जाएगा सार्वगुणज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सार्वगुणज आ जाएगा। सार्वगुणजों है ना, गुणजों में सबसे छोटा, यहाँ पे क्या आया था, सबसे बड़ा आया था है ना, यहाँ पे आ जाएगा लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा है ना। तो सबसे छोटा जो है सार्वगुणज है ना, सार्वगुणज इन दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य होगा। तो परिभाषा से स्पष्ट है यहाँ पे कि दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम यानी कि कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर। और यहाँ पे क्या है, दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणजों में सबसे छोटा सार्वगुणज है ना। सार्वगुणज क्या है, गुणा करते जाना है उस संख्याओं में जब तक उन दोनों संख्या में क्या है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल यानी कि कॉमन जो है गुणज ना आ जाए। तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे, उसके बाद हम अलग शॉर्ट ट्रिक विधि भी यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो हम उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के द्वारा जो यहाँ पे महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। हम यहाँ पे दो संख्याएं ले लेते हैं, 12 और 16। अब सबसे पहले क्या बोल रहा है, दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के, दो भी संख्या हो सकती है, दो या दो से अधिक है ना, लेकिन एक संख्याओं के हम जो महत्तम और लघुत्तम यहाँ पे नहीं निकालेंगे। हम हमेशा जो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दो से अधिक संख्याओं, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम हम निकाल सकते हैं या महत्तम निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दो संख्या लिखी है, 2 से 3, 3 से 4, 5 से कितनी भी संख्याएं हम ले सकते हैं और उनका जो महत्तम और लघुत्तम निकाल सकते हैं। तो 12 और 16, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, दो या दो से अधिक संख्याओं के सार्वगुणनखंड, यानी कि हमको गुणनखंड निकालने हैं। तो यहाँ पे हम 12 और 16 के जो सार्वगुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले हम जो सार्वगुणनखंड निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक विधि से इस का जो महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो यहाँ पे 12 और 16 के जो सार्वगुणनखंड हम निकाल लेते हैं। तो 12 के सार्वगुणनखंड
खंड कैसे निकलेंगे? 12 में किस किस का भाग जाता है वो लिखेंगे हम सबसे पहले। 12 में 1 का भी भाग जाता है ना? 12 में किसका भाग जाता है? 1 का भी भाग चला जाएगा। इसके बाद 2 छंग 12, 2 का भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, और 12 में 4 का भी भाग जा रहा है, 4 का है ना, 4 का भी भाग जा रहा है और 6 का भी भाग जा रहा है। इसके बाद 6 के बाद में जो भाग अब किसी का नहीं जाएगा, सिर्फ 12 का ही भाग 12 में जाएगा। तो इस प्रकार जो सार्वगुणनखंड निकाले जाते हैं, है ना, ये आपको अच्छे से सीखना होगा। सार्वगुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं? जो संख्या दी हुई है उसमें जिस संख्या का भाग जाता है वो ही उसके सार्वगुणनखंड कहलाते हैं। इसी प्रकार 16 में किस का भाग जाएगा? 1 का भाग जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा 16 में, 4 का भाग जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, और 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का भाग जाएगा, फिर 9 का भाग नहीं जाएगा, 10 का। इसी प्रकार आखिरी में 16 का भाग 16 में जाएगा। अब देखो जो परिभाषा क्या है, ये हमने क्या निकाले? ये हमने निकाले हैं सार्वगुणनखंड। ये हमने निकाले क्या? सार्वगुणनखंड। ये थोड़ी जो विधि है, जो मूल परिभाषा की विधि हम यहाँ पे बताएंगे। इसके बाद जो शॉर्ट ट्रिक है वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो ये मूल जो परिभाषा है उसकी विधि हमने यहाँ पे आपको बताई कि सार्वगुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। तो सार्वगुणनखंड निकालना बहुत ही आसान है, और आप जो संख्या दी गई है उसमें जिस संख्या का भाग जाता है वो ही उसके सार्वगुणनखंड कहलाते हैं। अब यहाँ पे परिभाषा देखो, 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। अब इसमें देखो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या होगा? सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड देखते हैं जो कॉमन है। अब यहाँ पे कॉमन क्या क्या दिख रहा है? सार्व का अर्थ ही क्या होता है? जो कॉमन होता है। कॉमन यानी कि दोनों में शामिल, है ना। जो कॉमन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। 12 और 16 में कॉमन क्या दिख रहा है? एक तो 1 दिख रहा है ये, फिर क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, 3 नहीं है दोनों में, 4 है दोनों में, 6 नहीं है, 12 नहीं है, 8 ऊपर नहीं है, 16 भी ऊपर नहीं है। यानी कि ये 3 ही संख्या हमारे पास आई है, जो 3 ही जो नंबर आए हैं हमारे पास, 1, 2 और 4। परिभाषा क्या कहती है? सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड इनमें कौन सा दिख रहा है? इनमें दिख रहा है 4। तो यही हमारा उत्तर आ जाएगा 4। लघुत्तम जो है हमारा महत्तम समापवर्तक है, जो महत्तम समापवर्तक क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यही हमारा उत्तर है। तो ये विधि है जो इस परिभाषा के अनुसार जो सार्वगुणनखंड निकालना हमने सीखा है। अब हम शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे जो है गुणज वाली विधि लिख लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक विधि साथ में बताएंगे। अब इस परिभाषा को देखो, यहाँ पे यही हम जो ले लेते हैं उदाहरण है, हम यहाँ पे यही ले लेते हैं 12 और 16। तो परिभाषा क्या कह रही है? 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणज, क्या बोल रहा है? गुणज। और यहाँ पे क्या आया था? सार्वगुणनखंड। तो हमने क्या निकाले? सार्वगुणनखंड निकाले। अब यहाँ पे बोल रहा है सार्वगुणज, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12 के सार्वगुणज। गुणज किसे कहते हैं? संख्याओं का गुणा, यानी कि पहली संख्या 12 का पहाड़ा हम बोलेंगे और 16 का पहाड़ा बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12 और 16। तो हम यहाँ पे 12 का पहाड़ा बोल लेते हैं। 12 में 1 का गुणा करेंगे 12 एकम 12, 12 में 2 का गुणा करेंगे 12 एकम 24, 12 में 3 का गुणा करेंगे 12 24, 12 3 36, और 12 में 4 का गुणा करेंगे 12 चौक 48। इसी प्रकार आप जब तक गुणा करते जाएंगे जब तक कि यहाँ पे जो इन दोनों में कॉमन जो सबसे छोटी है ना, सबसे छोटी जो कॉमन संख्या ना आ जाए। तो अब हम 16 का पहाड़ा बोलते हैं। 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, है ना। अब देखो 16 एकम 16 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64। तो यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी जो है सार्वगुणज यानी कि कॉमन जो संख्या दिख रही है, इन दोनों में जो कॉमन दिख रही है, दोनों में शामिल संख्या दिख रही है, कौन सी दिख रही है? यहाँ पे 12 नहीं है, 24 यहाँ पे नहीं है, 36 यहाँ पे नहीं है, 48 यहाँ पे है, और 48 यहाँ पे भी आ रही है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा?
यही हमारा हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तीय, यही हो जाएगा हमारा लघुत्तम समापवर्तीय। उत्तर आ गया हमारा 48। तो ये विधि थोड़ी आपको जो है कठिन लगेगी, यानी कि आपको गुणा करना होगा इसमें लघुत्तम में। आगे जो हमको क्या, सार्वगुणज का अर्थ ही क्या है, गुणा करना, उसी संख्या में आगे गुणा करते ही जाना, और उसी संख्या में जो कॉमन दिखती है सबसे छोटी, ध्यान रहे यहाँ पे सबसे छोटी कॉमन संख्या दिख रही है, वो ही आगे और कॉमन संख्या आ सकती है, लेकिन सबसे छोटी कॉमन संख्या कौन सी है, 48 है। तो यही हमारा जो है लघुत्तम समापवर्तीय कहलाता है। अब ध्यान रहे हमारा जो उत्तर यहाँ पे निकल के आया था कितना, 4, और यहाँ पे निकल के आ रहा है 48। तो अब हम निकालते हैं जो शॉर्ट ट्रिक विधि है, वो उस विधि से हम यहाँ पे जो 12 और 16 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, और जो लघुत्तम समापवर्तीय वो निकालेंगे यहाँ पे दोनों शॉर्ट ट्रिक विधि से। तो 12 और 16 का जो सबसे पहले हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक विधि से क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का हम यहाँ पे गुणनखंड निकाल लेते हैं, 2 चंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3। इसी प्रकार 16 के जो गुणनखंड निकालेंगे, 2 अट्ठी 16, 2 चौक 8, और 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। तो यहाँ पे जो गुणनखंड आपको निकालने हैं अच्छे से, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12 के गुणनखंड क्या निकल के आए, 2 गुणित 2 गुणित 3, और जो 16 के गुणनखंड निकल के आए हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो यहाँ पे हमको उत्तर कितना आ रहा है, हमारा यहाँ पे जो महत्तम समापवर्तक वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ध्यान, यहाँ पे बहुत ही आसान है, आपको जो महत्तम निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेने हैं दोनों संख्याओं के, और जो कॉमन दिख रही है वो संख्याएं लिख लेनी है। इन दोनों में कॉमन क्या लिख रहा है, 2 और 2 कॉमन दिख रहा है, 3 यहाँ पे नहीं है, और फिर जो बची हुई संख्या रहती है उसको भूल जाना है। जो कॉमन संख्या दिख रही है वो लिख लें, लघुत्तम समाप जो हमारा है महत्तम समापवर्तीय वर्तक है ना, महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक क्या निकल के आ जाएगा, 2 कॉमन दिख रही है तो उसको एक बार लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 कॉमन एक दिख रही है तो उसको एक बार लिखेंगे। तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा 2 दूनी 4। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको सार्वगुणनखंड निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे ही जो है गुणनखंड निकाल के वो संख्या कॉमन जो दिख रही है उसको एक बार लिखना है, और उसके गुणा करके लिख लेना है। तो वो महत्तम समापवर्तक आप कोई सी भी संख्या का निकाल सकते हैं, बस आपको गुणनखंड करते आना चाहिए। तो ये हमारा जो उत्तर आ गया, ये शॉर्ट ट्रिक विधि है। ये हमने शॉर्ट ट्रिक विधि से जो निकाल लिया है, क्या निकाला, महत्तम समापवर्तक। अब हम जो लघुत्तम समापवर्तक वर्तीय, अब जो है हम यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तीय निकालेंगे, वो भी हम यहाँ पे जो गुणनखंड करेंगे 12 और 16 के, है ना, 12 और 16 के हम क्या करेंगे, लघुत्तम करेंगे, जो गुणनखंड करेंगे उसके बाद जो है लघुत्तम समापवर्तीय हम आसानी से निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक विधि से। तो 2 चंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3। इसी प्रकार 2 अट्ठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12 के गुणनखंड हमारे पास क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 3। इसी प्रकार यहाँ पे जो 16 के गुणनखंड हमारे पास क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा, यहाँ पे जो कॉमन है, कॉमन कौन कौन सी संख्या दिख रही है हमारे पास, ये लिखना है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं लघुत्तम समापवर्तीय। तो लघुत्तम समापवर्तीय में क्या करना है, हमको ये संख्या तो लिखनी है, ये हमको ये सबसे पहले लिख लेना है जो कॉमन दिख रही है वो 2 गुणित 2, ये हमने लिख ली एक एक बार। ये हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 2 हमारे पास ये कॉमन दिख रही है, उसको क्या लिखना है, हमने एक एक बार लिखा, ये लिख लिया, एक एक बार हमने यहाँ पे लिख लिया। लेकिन उसके बाद भी हमको जो बची हुई संख्या है, यहाँ पे क्या ऊपर बच रही है 3, और नीचे कौन कौन सी संख्याएं बच रही है, 2 गुणित 2। तो ये भी हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणित 2। ये आपको ध्यान रखना है, जो कॉमन दिख रही है वो हमको एक बार लिखना है, और जो बची हुई संख्या है वो पूरी बाद में लिख देनी है। तो हमारा जो लघुत्तम समापवर्तीय है आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ये आ गया हमारा 48। कितना आ गया, 48। ये तो हम लाए थे, है ना, ये हम लाए थे कौन सी, जो इस परिभाषा के अनुसार, जो हमारा जो परिभाषा में दिया गया है उसी के अनुसार हमने सार्वगुणज निकाले थे, और उसमें जो सबसे छोटी
सबसे छोटा जो सार्वगुणज है वो ही हमारा क्या कहलाता है, लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। तो इस प्रकार हमने जो गुणनखंड विधि से जो लघुत्तम समापवर्त्य निकाल लिया है, तो यहाँ पे निकालना बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, जहाँ पे जो कॉमन दिख रही है उसको एक बार लिखना है और जो बची हुई संख्या है उसको लिख लेना है। तो हमारा जो लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी आपको जो क्या करना है, यहाँ पे जो कॉमन दिख रही है सिर्फ वही संख्या लिखनी है, लेकिन यहाँ पे कॉमन के साथ में जो बची हुई संख्या है वो भी आपको लिख लेनी है। आप कोई सा भी सवाल महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का जो है इस जो विधि से आप निकाल सकते हैं, इस जो गुणनखंड विधि से। तो हमने इस वीडियो में महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक बहुत अच्छे से समझ लिया है। आशा है छात्रों यह वीडियो की जानकारी आपको जो गणित के सवाल, कठिन से कठिन सवाल हल करने में मदद करेगी। अगर यह वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में गणित के एक नए रोचक टॉपिक के साथ। तब तक आज सभी छात्रों को धन्यवाद।